प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजकुमार श्रीवास्तव कॉमर्स हेल्पलाइन के इस कॉमर्स स्टडी पोर्टल पे आपका स्वागत करता हूं। अंश चैप्टर पढ़ने के क्रम में आपने अदत्त याचना, अग्रिम याचना, कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस को देख लिया है। नेक्स्ट प्रोसेस आपको देखना है अंशों का हरण। हरण शब्द फॉर फीचर, इस शब्द से आप पहले से भी परिचित हैं और हरण का मतलब होता है कि किसी भी चीज को जबरदस्ती जब्त कर लेना। एक स्टोरी आपने सीता हरण की भी पढ़ी होगी, उसमें भी सीता जी को जबरदस्ती रावण ने हरण कर लिया था। तो बिल्कुल वैसा ही मतलब यहाँ भी है, किसी भी चीज को उसकी इच्छा के विपरीत जबरदस्ती छीन लेना या जब्त कर लेना हरण कहलाता है। यहाँ पे अंशों के हरण का आशय यह है कि चूंकि आपने देखा है कि अंशों पे जो राशियां मांगी जाती हैं वो कई प्रोसेस में मांगी जाती हैं। उसमें एप्लीकेशन पे कुछ अमाउंट मांगा जाता है, कुछ अलॉटमेंट के टाइम में मांगा जाता है, कुछ फर्स्ट कॉल पे, कुछ सेकंड कॉल पे, और अगर होता है तो थर्ड एंड फाइनल कॉल पे भी मांगा जा सकता है। तो इस तरह से कई प्रोसेस में, कई स्टेप में पैसे मांगे जाते हैं। तो अंशधारियों को इन सारे स्टेप्स पे पैसे पेमेंट करने होते हैं। अगर किसी शेयर होल्डर्स ने कहीं पे पेमेंट नहीं किया, सपोज दैट उसने अलॉटमेंट पे पेमेंट नहीं किया, फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, सेकंड कॉल या फाइनल कॉल पे नहीं किया, तो कंपनी के पास ये अधिकार होता है कि वो उसे सूचित करे, और अगर उसके बाद भी वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, धनराशि को नहीं लौटा रहा है, तो कंपनी उसके अंशों का हरण कर लेती है। इसे ही बोला जाता है फॉर फीचर ऑफ शेयर। लेकिन यह प्रोसेस जितना कहना आसान है उतना करना आसान नहीं होता है। इसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ प्रक्रियाएं हैं, जिन प्रक्रियाओं को अपनाने के बाद ही इन अंशों का हरण किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं वे कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा अंशों के हरण की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। तो यहाँ पे हरण का आशय आपने देख लिया कि किसी याचना की राशि का भुगतान नहीं करने के कारण कंपनी अगर अपने अंशधारियों को दिए गए अंशों को जब्त कर लेती है या उस शेयर को उसकी मर्जी के बगैर ले लेती है, तो इसे ही बोला जाता है अंशों का हरण। अब अंशों के हरण की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे इस हरण को किया जाता है, इसको देखते हैं। इसको देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके करीब 9 पॉइंट्स हैं। इन 9 पॉइंट्स के हम अलग अलग इसका अध्ययन करते हैं, देखते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है आपका स्मरण पत्र भेजना। स्मरण मतलब होता है यादाश्त। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सूचना मिलने के बाद किसी भी अंशधारी को वे राशियां याद नहीं रहती हैं भुगतान करने के बाद। तो ऐसी स्थिति में कंपनी उस राशि के मिलने की जब तिथि बीत जाती है तो उसके बाद अपने अंशधारियों को याद कराने के लिए एक स्मरण पत्र भेजती है। एक ऐसा पत्र भेजती है जिसमें यह वर्णन किया गया होता है कि आप, यद्यपि हो सकता है कि आप धनराशि भुगतान करना भूल गए हों, इसलिए इसे आप ब्याज सहित इतनी तिथि तक, या एक फिक्स डेट दी जाएगी, इस डेट तक आप जमा कर दें। फिर सपोज दैट वहां पे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो क्या करती कंपनी, जितने लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों ने पेमेंट नहीं किया है, उन सारे लोगों की कंपनी एक सूची बनाती है, एक टेबल बनाती है। उस टेबल में अंशधारियों का नाम, उनके द्वारा बकाया की गई रकम और किस याचना पर या किस तिथि पर वो भुगतान नहीं की गई है, इसकी पूरी डिटेल बनाती है कंपनी। और उस सूची को बनाने के बाद कंपनी को यह पता होता है कि कुल कितने अंशधारियों ने भुगतान नहीं किया है, कितने अंशों पे भुगतान नहीं हुआ है, और क्या इन राशियों के भुगतान की क्या तिथियां थी, इसकी जानकारी होती है। जानकारी होने के बाद फिर इस सूची को संचालकों की सभा में प्रस्तुत करने के पहले अंशधारियों को एक अंतिम चेतावनी दी जाती है, जिसका टाइम पीरियड होता है 14 दिन। अंतिम चेतावनी के रूप में यह बताया जाता है कि यदि आपने 14 दिन के अंदर भुगतान नहीं कर दिया तो आपके अंशों की हरण की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया जाएगा। यहां तक चेतावनी दी जाती है। जब यहां पे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता अंशधारी कि उसे चेतावनी मिल गई, भाई 14 दिनों के अंदर हमें भुगतान कर देना है ब्याज सहित, और अगर हम भुगतान नहीं करते हैं तो हमें हमारे अंशों के हरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। ऐसे अगर वहां से कोई उसका प्रत्युत्तर नहीं आ रहा है तो कंपनी आगे की प्रक्रिया प्रारंभ करती है और वो कार्रवाई कर देती है।
कार्रवाई करने का मतलब इस सूची को संचालकों की सभा में प्रस्तुत किया जाता है और इन अंशों के हरण से संबंधित विचार विमर्श कर लिए जाते हैं। करने के बाद संचालकों के द्वारा अगला प्रोसेस क्या होता है कि अंशों के हरण का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। संचालक एक सहमति से सारे लोग यह बोलते हैं हाँ, इन अंशों के पीछे जो पर्याप्त कार्रवाई करनी थी वो कर ली गई है, अब इन अंशों का हरण करना सर्वथा उचित होगा। तो क्या करती है कि कंपनी हरण का जो प्रस्ताव होता है वो पारित कर देती है और इसकी भी सूचना उनके पास भेज देती है। और जब इसकी सूचना भेज देती थी, अंतिम सूचना होती है और उसके बाद फिर कंपनी अगला प्रोसेस जो अपनाती है वो कहती है कि भाई आपके अंशों का हरण कर लिया गया है। ये अंशधारियों को फिर से सूचना देती है कि आपके अंशों का हरण कर लिया गया है, आपको अंशों के प्रमाण पत्र को वापस कर देना है। तो पहले जो शेयर सर्टिफिकेट इशू हुआ करती थी तो उस टाइम उस शेयर सर्टिफिकेट को शेयर होल्डर्स को दे दिया जाता था। तो फिर ऐसी स्थिति में डिमांड की जाती है कि आपको जो शेयर मिले हैं आप उन सारे शेयर सर्टिफिकेट्स को कंपनी को वापस कर दो, आपका नाम अंशधारियों के रजिस्टर से अब काट दिया जाना है। फिर क्या होता है कि सर्टिफिकेट मिल जाती है या फिर किसी माध्यम से सर्टिफिकेट जब कंपनी को प्राप्त हो जाती है तो कंपनी क्या करती है, इन सदस्यों का नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर से काट दिया जाता है। जहां पे समस्त अंशधारियों के नाम लिखे होते हैं कि किस अंशधारी को कितने शेयर दिए गए हैं, तो उस रजिस्टर से इस अंशधारी का नाम काट दिया जाता है। और काटने के बाद जैसा कि आपने भी देखा था कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, इस तरह के जो भी प्रोसेस होते थे, सपोज दैट उसने एप्लीकेशन पेमेंट किया, अलॉटमेंट पेमेंट किया और फर्स्ट कॉल से उसने पेमेंट करना बंद कर दिया है। तो यहाँ पे कोई ना कोई धनराशि तो भुगतान किया होगा, तो जितनी धनराशि भुगतान किया है उस राशि को ही कंपनी जब्त कर लेती है। तो इसे बोलते हैं, इसी के कारण जो राशि जब्त कर ली और अंशों को जब्त कर ली, अंशों को वापस ले ली, इसी के कारण ही इसे हरण कहा जाता है। अब यहाँ पे राशि को जब्त कर लेती है, तब यह जानने की आवश्यकता है कि इस राशि को कहां पे ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ पे एक फंड बनाया जाता है, उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व, या सॉरी, इस जो फंड बनाया जाता है उसको बोलते हैं फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट एक खाता खोला जाता है जहां पे इन अंशों पे जो राशियां प्राप्त हुई हैं उन सारी राशियों को इस खाते में जमा कर दिया जाता है। और इसका उपयोग तब करते हैं जब इन अंशों को दोबारा से रीइश्यू करना होता है, तो वहां पे इसमें से जितनी राशियां कम पड़ती हैं उसे हम यहां से विड्रॉल करके हम उसे फिलअप करते हैं। ये प्रोसेस हम आगे देखेंगे। अभी सिर्फ ये जानना है कि उन अंशों में जितनी राशियां प्राप्त हो चुकी हैं उन सारी राशियों को कंपनी क्या करती है, जब्त कर लेती है और उस राशियों को ट्रांसफर कर देती है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में। नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि जब इस अमाउंट को फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए उसके बाद अगला प्रोसेस होता है लिखित घोषणा पत्र। फिर कंपनी जनता को सूचित करने के लिए और अंशधारियों को भी सूचित करने के लिए यह न्यूज़पेपर के माध्यम से या अपने प्रकाशित पेपर्स के माध्यम से यह सूचित कर देती जनता को कि इन अंशों का हरण कर लिया गया है और इनकी राशियों को जब्त कर लिया गया, जिससे पब्लिक में यह संदेश चला जाता है कंपनी ने इतने अंशों का हरण कर लिया है। संभवतः इन अंशों को कंपनी फिर से रीइश्यू कर सकती है। ये तो रहा कि इन अंशों को हम हरण कैसे करेंगे, तो ये सारा प्रोसेस रहा जो हरण करने की प्रक्रिया के रूप में हम जानते हैं। इसे आप अपने नोट्स में लिख लेंगे और इसके लिए हेल्प आप बुक की ले लेंगे। मैंने सारे पॉइंट्स को समझा दिया है, आपको इसे बुक पे अपने नोट्स में नोट कर लेना है। नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि अंशों का अगर हरण कर लिया जाए तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है। प्रभाव पड़ने का मतलब यह है कि कंपनी ने सपोज दैट 50,000 अंश जनता में इशू किया था और एक अंश 10 रुपए का है, मींस कंपनी ने मार्केट में 5 लाख रुपए की शेयर को इशू किया है। अब सपोज दैट इसमें से कंपनी ने 500 अंशों का हरण कर लिया, तो 500 अंशों का हरण किया तो 500 अंशों का दाम 10 रुपए के हिसाब से 5,000 रुपया होता है, मींस 4,95,000 रुपए की कैपिटल मार्केट में रहेगी, 5,000 रुपए की कैपिटल मार्केट से हट जाएगी। इसका पहला प्रभाव ये पड़ता है कि मार्केट में या पब्लिक में जो इसके शेयर गए हैं, जो शेयर कैपिटल है, वो शेयर कैपिटल टोटल 5,000 रुपए से पहले तुरंत माइनस हो जाएगी। दूसरी चीज क्या है कि ये तो रहा कंपनी के पूंजी पर प्रभाव।
कंपनी की पूंजी इतने से कम हो जाएगी। दूसरा प्रभाव अंशधारियों पर पड़ता है। अंशधारियों पर पड़ने का मतलब क्या है कि जो भी अंशधारी थे, चूंकि उनके अंशों का हरण कर लिया गया है, तो कंपनी की तरफ से उन्हें जो भी अधिकार दिया गया होता है, जो भी उनके पास मत देने का अधिकार होता है या उनके जो भी कर्तव्य और दायित्व होते हैं, उन सारी चीजों से कंपनी उनको वंचित कर देती है। अंशों का हरण हो जाने के पश्चात सारे सदस्य कंपनी के उत्तरदायित्वों से और कर्तव्यों से क्या होते हैं, वो विमुक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस होता है आपका, इससे थोड़ा हटके, ये तो रहा अंशों का हरण जो कि कंपनी अपने आप से एडॉप्ट करती है, ये प्रोसेस रहा। नेक्स्ट प्रोसेस है अंशों का समर्पण, सरेंडर ऑफ शेयर। सरेंडर ऑफ शेयर को भी इसी समय जान लेते हैं, क्योंकि अगली वीडियो में हम देखेंगे अंशों के हरण के लिए क्या जर्नल प्रविष्टियां करते हैं और उसके क्या लेखा प्रविष्टियां करते हैं, तो वहां पे ये देखेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ये है कि अंशों का समर्पण। तो अंशों के समर्पण के बारे में हम देख लेते हैं कि अंशों के समर्पण का मतलब यह है, यदि कोई अंशधारी अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से अपने अंशों को कंपनी को समर्पित कर देता है, तो ऐसी स्थिति को ही अंशों का समर्पण कहा जाता है। कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई अंशधारी होता है, उसकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो जाती है या और उसके साथ कोई समस्या हो जाती है, उसे ऐसा लगता है कि कंपनी के वो आगे की याचनाओं को भुगतान करने में समर्थ नहीं है, तो अपनी स्वेच्छा से उन अंशों को कंपनी को वापस कर देता है, सरेंडर कर देता है। इसे बोलते हैं अंशों का समर्पण या सरेंडर ऑफ शेयर। और जब अंशों का समर्पण कर दिया जाता है, तो समर्पण करने के साथ साथ यह व्यवस्था बिल्कुल ऐसे ही हो जाती है, अंशों के हरण जैसे ही, बस केवल अंतर ये कि यहाँ पे कंपनी इस व्यवस्था को अपनाती है और यहाँ पे हरण का, ये समर्पण का काम अंशधारी अपनी स्वेच्छा से करता है। तो ये बातें नहीं आपके अंशों के हरण की प्रक्रिया के संबंध में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अंशों के हरण को करने के लिए हम क्या लेखा प्रविष्टियां करते हैं, क्या जर्नल प्रविष्टियां करते हैं, कैसे इसका हम एडजस्टमेंट करते हैं। तो इस चीज को आज आप देख लीजिएगा, इसको आप समझ लीजिएगा, बुक की भी हेल्प ले लीजिएगा नोट्स बनाने में। और ये सारी बातें, उम्मीद करते हैं आपका इन सारी बातों पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। धन्यवाद।